हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास को हम देख रहे थे और अंग्रेजों की सत्ता को हम भारत में क्या कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने बंगाल के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था कि कैसे बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया है, अपनी सत्ता को स्थापित किया। अब इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जैसा हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में कि उत्तर भारत में जैसे ही बंगाल को स्थापित कर लिया, बंगाल पे शासन स्थापित कर लिया, अवध के नवाब तो इनके अधीन थे ही, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, पेंशनर बना दिया। तो उत्तर भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति बची नहीं थी अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनके शासन में व्यवधान स्थापित करती। लेकिन दक्षिण भारत में दो ऐसे साम्राज्य थे या ऐसी व्यवस्थाएं थी, जिसमें एक था मराठा, दूसरे थे कौन, मैसूर। तो मराठाओं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखो, मराठा लोग जो है, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू अपन समझ लेते हैं पहले। देखो, मराठाओं में क्या था कि जो मुगल शासन था, मुगल शासन के साथ क्या हो रहा था कि जब अंग्रेज हुआ कर रहे थे, मतलब मुगल में आखिरी व्यक्ति जो थे शक्तिशाली, वो कौन हो रहे थे, औरंगजेब हुआ कर रहे थे, है ना। और औरंगजेब के साथ क्या था कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो मुगल सल्तनत जो है वो ढहने लग गई, ढहने लग गई। इसका फायदा उठाया मराठाओं ने। मराठाओं के जो संस्थापक हैं वो छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना ही होगा, इन पे हमने वीडियो बना ही चुकी है। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा उदित होने लगे। लेकिन शिवाजी के बाद शक्तिशाली शासक ऐसे रहे नहीं मराठा साम्राज्य के। तो छत्रपति के बाद जो पेशवा पद हुआ करता था, दूसरा बड़ा पद, उन्होंने क्या करा, ये मराठा सल्तनत जो है या मराठा साम्राज्य जो है वो अपने अधीन कर लिया। मराठा इतने शक्तिशाली हो गए कि वो कल को दिल्ली भी देखने लगे। लेकिन दिल्ली में पास में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। इसमें मराठाओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, जब तक अंग्रेज क्या कर रहे थे, बंगाल उन्होंने जीत लिया था। तो अब स्थिति यही बनी थी कि दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति कौन बचे हैं भारत पे, मराठा, और एक तो अंग्रेज हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका युद्ध होना तय था, है ना। तो यहीं पे हम जो बात करने वाले हैं वो अब हम इस वीडियो में मराठाओं और अंग्रेजों के संबंध की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। देखो भाई साहब, क्या हुआ कि ये वाला जो क्षेत्र है ये मराठाओं का क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ बंगाल अंग्रेज जीत चुके हैं, अवध कब्जे में है, मतलब उनके अधीन है, और दिल्ली वाला क्षेत्र भी कहीं ना कहीं मुगल सल्तनत जो है वो छोटी सी हो चुकी है, जो अंग्रेजों के अधीन है। तो उत्तर भारत में कुछ नहीं बचा ढक्का। हाँ, एक सिख साम्राज्य है जिसपे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मराठा ही हैं जो शक्तिशाली हैं, और एक समय ऐसा था जब वो दिल्ली तक जीतने का प्रयास कर रहे थे और जीत भी जाते, अगर उनकी हार ना हुई होती तो, ठीक है भाई। तो पेशवा जो है पूना में शासन कर रहे थे, और पेशवा ही सबसे बड़ा व्यक्ति हो गया था अब मराठा साम्राज्य का। आगे जाके ये मराठा साम्राज्य भी 5 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो पेशवा, पेशवा के बाद यहाँ पे भोसले, भोसले के बाद यहाँ पे गायकवाड़, गायकवाड़ के अलावा सिंधिया और कौन बचेंगे, होलकर। तो ये 5 भागों में मराठा साम्राज्य बट जाएगा। और चूंकि ये आपसी ही लड़ाई कर रहे थे, आपस में ही इनकी स्थितियां अच्छी थी नहीं, भेदभावपूर्ण स्थितियां थी, तो इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। और उसके फायदे के साथ ही 3 युद्ध होंगे अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, जिसे आंग्ल मराठा संघर्ष का नाम दिया जाता है। तीसरे युद्ध के बाद स्थिति ये होती कि मराठाओं का पूर्णतः पतन हो जाता है और अंग्रेज मराठा शासन जो था उसकी जगह स्वयं को स्टैब्लिश कर लेते हैं, या एक प्रकार से उनके शासन के अधीन मराठा हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक सी चीज है, भूमिका की अगर हम बात करें तो वही मैं डिस्कस कर चुका हूं। भारत में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। तीनों युद्धों में स्टार्टिंग होगी आपकी 1775 से, पहला युद्ध होगा, और आखिरी तीसरा युद्ध होगा 1818। तो इन 43 सालों के इस लंबे से समय में 3 युद्धों में मराठाओं की शक्ति का अस्त हो जाता है, ठीक है। ये युद्ध जो है ब्रिटिश सेना और मराठाओं के बीच हुए। इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ कि मराठा पूरी तरह से समाप्त हो गए। मराठाओं में पहले से ही क्या चल रहा था, आपस में भेदभाव चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, आपसी ही षड्यंत्र चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे। इसका फायदा अंग्रेजों को हुआ और मराठा उनके विरुद्ध एकजुट नहीं हो पाए और हार जाते।
पहले आंग्ल मराठा संघर्ष की अगर हम रूपरेखा की बात करें, जो स्टार्ट होता है 1775 में और खत्म होता है 1782 की सालवाई की संधि के साथ। ठीक है, सो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके कारण क्या है, इस पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो हुआ क्या कि भैया पहला आंग्ल मराठा युद्ध, इसका एक बहुत प्रमुख कारण तो मराठाओं का आपसी झगड़ा था और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी, क्योंकि अंग्रेज बंगाल जीत चुके थे, अब वो चाह रहे थे और भी जगह जीते हैं, सो महत्वाकांक्षा के कारण ये युद्ध होता है। दूसरी चीज ये है कि मुगलों के पतन के बाद यहाँ पे भारत में मराठाओं की शक्ति बढ़ गई थी और स्वाभाविक सी बात है कि शक्ति की इस आपसी लड़ाई मतलब अंग्रेज और मराठाओं की शक्ति के बीच, अब दोनों में से कोई एक ही जीतेगा ना, राजा तो कोई एक बनेगा भाई, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो कोई एक ही हो सकता है, तो मराठा या अंग्रेज, तो ये स्वाभाविक ही हो गई कि इन दोनों के बीच में युद्ध होना है। तो अंग्रेजों से संघर्ष मराठाओं का स्वाभाविक हो गया था। क्या कारण था भैया? भूमिका की बात करें पहले युद्ध की, तो पहले युद्ध की भूमिका ऐसी होती है कि देखो यार, कंपनी जो थी शुरुआत में तो ये सोच रही थी कि व्यापार करना है और जबरदस्ती में किसी से हमें लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर लड़ाई करी तो यार वो संसाधन हमारे नष्ट होंगे, हमारा लॉस होगा और सारी चीजें। तो कोई भी समझदार व्यक्ति युद्ध को प्राथमिकता नहीं देता। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी हो, कोई भी देश हो, कुछ भी हो, वो प्राथमिकता युद्ध को नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उससे हमारे ही संसाधनों का ह्रास हो जाता है ना। सो उसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि भाई ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे डायरेक्टली मराठाओं से उन्हें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी कंपनी अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही थी। वो चाह रही थी कि हमारा व्यापार बढ़ता रहे। इस कंडीशन में, इस कड़ी में शुरुआत होती है 1758 से। कहां से होती है? 1758 में। 1758 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में एक समझौता होता है। यह समझौता जो हुआ, इसके अनुसार मराठाओं ने 10 गांव दे दिए किसको? अंग्रेजों को, व्यापार करने के लिए, और मराठा क्षेत्र में व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त हो गई उनको। कब हो गई? 1758 में। एक साल बाद 1759 में, एक साल बाद ही बात है, ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि यार 10 गांव से काम नहीं चलना, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्हें क्या चाहिए था? एक अधिकारी थे प्राइस, ब्रिटिश अधिकारी प्राइस थे, और दूसरे व्यक्ति थे वॉटसन, थॉमस वॉटसन। ये लोग पूना में पेशवा से मिलने चले जाते हैं। कब? एक साल बाद। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनकी इच्छा थी कि सॉल्सैट द्वीप और बसीन जो क्षेत्र है वहां पे भी व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो जाए, व्यापार करने की अनुमति हमें मिल जाए, जो अभी कहां आ रहे थे? पेशवाओं के अधीन आ रहे थे, मराठा साम्राज्य के अधीन आ रहे थे। तो ये लोग जब मिलने गए पूना, तो सॉल्सैट और बसीन के संबंध में कोई समझौता हुआ नहीं। उस समय जो पेशवा हुआ कर रहे थे वो थे माधवराव। क्या नाम है भैया? पेशवा माधवराव इनका नाम है। अब माधवराव चाह रहे थे कि दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य जो चल रहा है, जिसके संस्थापक हैदर अली हैं, सो हैदर अली से हम युद्ध करके क्या करें? वो मैसूर प्रांत भी जीत लें। अच्छा, वो माधवराव ऐसा चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी अंग्रेजों से कि भैया एक काम करो कि आप हमारा सपोर्ट करना हैदर अली से लड़ने के विरुद्ध, मतलब जब हम हैदर अली से लड़े तो आप हमारा सपोर्ट करना। अंग्रेजों ने कहा कि यार फालतू में हमें लड़ाई झगड़े करने तो है नहीं, सो इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा भैया, आपसे हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बात जरूर कह रहे हैं कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे कभी। दूसरी चीज, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपसे युद्ध करता है तो उसका सपोर्ट भी कभी नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है, बिल्कुल बेफिक्र रही है। लेकिन हाँ, ये लड़ाई झगड़े में अभी हम पड़ना नहीं चाहते, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमें चाहिए थी, बसीन और सालसेट, इस पर तो कोई बात हो ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा फायदा। कैसे मिलेगा फायदा? हुआ ये कि ये जो माधवराव पेशवा हुआ करते थे वो एक्सपायर हो जाते 1772 में, 18 नवंबर के दिन। 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होना समस्या नहीं है, लेकिन निसंतान होना समस्या का विषय है। निसंतान मतलब कोई इनका उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो अगला पेशवा कौन बनेगा? यही सवाल होता है और यही से लड़ाई होती है चालू कि अगला पेशवा कौन बनेगा। तो कौन बनेगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये बड़ी समस्या का विषय है। यहां कंडीशन कैसे बनती है? देखो, जब इनका कोई बेटा नहीं है तो इनका जो भाई है, भाई का नाम है नारायण राव। क्या नाम है? नारायण राव। इसको पेशवा बना दिया जाता है ना, ये पेशवा के मनसब पर बैठ जाता है। लेकिन चाचा जो थे इनके, इनका नाम है राघोबा या रघुनाथ राव। यही सारी जड़ है एक प्रकार से। किसकी जड़ है? ये आंग्ल मराठा संघर्ष की जड़ है। राघोबा चाचा है किसके? माधवराव और नारायण राव के। वो चाहते हैं कि मैं भी पेशवा बनूं, और वो पेशवा बनना चाहते थे। समस्या शुरू होती है यहीं से। तो राघोबा ने क्या करा? उनकी पत्नी थी आनंदी बाई, उनके सहयोग से, पत्नी आनंदी बाई के सहयोग से 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की करवा दी हत्या। किसकी हत्या करवा दी? नारायण राव की, जो पेशवा थे अभी, है ना। सो नारायण राव की जब हत्या कर दी
तो अब क्या होगा, पेशवा बनेंगे तो खुद पेशवा बन जाएंगे, खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब इनने खुद को पेशवा जब घोषित किया तो नारायण राव जो है इनके कोई सहयोगी होंगे, इनके सपोर्ट करने वाले होंगे। तो उसमें एक व्यक्ति हुआ करते थे बालाजी जनार्दन। जनार्दन मतलब जिनको प्रचलित रूप से नाना फडणवीस के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी जनार्दन जो नाना फडणवीस के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने विरोध कर दिया किसका, राघोबा का, कि नहीं बनोगे भैया, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो जी। तो ये तो समस्या का विषय हो गया। अब नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठाओं ने क्या करा, एक संसद की स्थापना करी जिसको 12 भाई की संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 12 भाई की संसद कहा जाता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, नाना फडणवीस। और उन्होंने कहा कि भैया ये शासन प्रबंध कौन लेगा, 12 भाई संसद जो है वही शासन बाहर संभालेगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन पेशवा किसको बनाया जाए, ये बड़ी समस्या का विषय है। तो यहां पे यह समस्या अभी भी बची है कि पेशवा किसको बनाया जाए। तो अब हुआ ये कि नारायण राव जो थे, जिनकी मृत्यु करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। क्या नाम था, गंगाबाई। और वो समय वो गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो भैया अब क्या करा जाए, और आगे चल के साल भर बाद 18 अप्रैल 1774 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम आगे चल के ही क्या रखा जाता है, माधवराव द्वितीय रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, माधवराव द्वितीय रख दिया जाता है। और 12वां संसद उसको ही पेशवा घोषित करती है, उसको पेशवा घोषित करती है। चूंकि नाना फडणवीस ने ये 12वां संसद बनाई थी, तो संसद उसको संरक्षक, क्योंकि ये बच्चा है ना यार, अभी तो जन्म ही हुआ है माधवराव का, तो उसका संरक्षक किसको बना दिया जाता है, नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। अब 12वां संसद ने घोषणा कर दी कि राघोबा को क्या किया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए। राघोबा घबरा गए तो उन्होंने युद्ध करा। युद्ध करने के लिए दिसंबर 1774 में थाने पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करते हैं, मराठाओं की सेना, मतलब नाना फडणवीस और 12वां वाली संसद है, उसकी सेना मजबूत थी। उन्होंने हरा दिया किसको, राघोबा को। अब राघोबा अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। कहां तक भागोगे भैया, बहुत दूर तक भागते हैं ये, और जाके रुकते हैं सूरत में। सूरत में अंग्रेज लोग हैं, राघोबा जाते हैं अंग्रेजों के पास, उससे मदद मांगते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, आप हमारा सपोर्ट करें। सूरत के जो अंग्रेज काउंसिल थी भैया, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। ये समस्या हो गई। क्या हो गई, यही समस्या हो गई। क्या हुआ, आप देख लेते हैं आगे। देखो भाई साहब, कंपनी की जो बंबई शाखा थी उस समय की, देखो यार 3 प्रांत थे, है ना। एक तो बंगाल शाखा थी, बंगाल प्रांत जिसको बोलते थे। एक मैसूर या उसको मद्रास बोलते थे, मैसूर तो बाद में अधीन होगा। मद्रास शाखा हुआ करती थी, और एक बंगाल शाखा हुआ करती थी, क्योंकि बंगाल 1668 में इनको तेज में मिल जाते हैं, ठीक है। सो मुंबई जिसको बोलते थे, बंबई, है ना। सो बंबई शाखा जो थी उसके अंदर ही सूरत आता था। तो सूरत ने, बंबई शाखा ने यह संधि कर ली किससे, राघोबा से। और बिना गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, वॉरेन हेस्टिंग्स हो रहे हैं उस समय के बंगाल के जो गवर्नर थे, वही बंगाल और पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं अंग्रेजों के, उनके गवर्नर जनरल कहा जाता। तो उनसे बिना पूछे क्या है, ये संधि कर ली। साथ ही साथ उस समय तक 1733 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, जिसमें कंपनी के सारी रेगुलेशंस के बारे में लिखा था। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंबई शाखा इसके लिए अधिकृत थी नहीं, क्योंकि उसको अधिकार दिया ही नहीं गया था किसी प्रकार की संधि अंधि करने का। ये अधिकार किसको था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको ये अधिकार था। इनको बताया नहीं, संधि कर ली, तो ये समस्या का विषय होगा। और उससे पहले एक समझौता हो चुका था ना 1759 में। भैया वॉटसन ने क्या किया था, माधवराव के साथ एक समझौता किया था कि हम मराठाओं के से युद्ध नहीं करेंगे, और मराठाओं से अगर कोई युद्ध करता है तो उनके जो युद्ध करने वाला तीसरा व्यक्ति होगा या तीसरा जो गुट होगा उसका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। इस संधि के खिलाफ आपने संधि कर कैसे ली राघोबा से, ये एक समस्या का विषय। और यही हुआ भैया। तो संधि के बाद हारनबाई इनने क्या किया, एक पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल को दे दी। अब जब गवर्नर जनरल को इसका कारण पता चला, तो अंग्रेज और मराठाओं के संघर्ष का यहीं से सूत्रपात हो जाता है। वॉटसन ने मराठाओं को जो आश्वासन दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे भैया, उसको तोड़ दिया गया इस संधि के द्वारा, क्योंकि भैया आपने अब तो लड़ाई झगड़े की बात कर ली, तो दिक्कत की बात है। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राघोबा वही व्यक्ति है, यही इनको कहा जाएगा मराठा साम्राज्य को खराब करने का श्रेय, पूरा खत्म करने का श्रेय राघोबा को दिया जाएगा, क्योंकि इनने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पूरी की पूरी मराठा जाति की प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, दांव पे लगा दिया, बलिदान कर दिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, होगा युद्ध। पहले आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होगी, कैसे होगी, सूरत की संधि जो हो चुकी थी राघोबा और अंग्रेजों के बीच में, उस संधि के बाद बंबई सरकार ने क्या करा,
राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेज दी। कहां भेज दी? पूना। और पूना की ओर जब वो सेना बढ़ी तो औचक ये आक्रमण था अंग्रेजों से। तो भाई मराठाओं को ये पता था कि ये नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने कर दिया ऐसा। अब कर दिया तो अचानक से तैयारी थी नहीं। तो भैया हुआ ये कि 18 मई 1775 यही वो दिन है जहां से ये पहला युद्ध शुरू होगा, याद रखना है आपको। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठाओं से युद्ध करा, पूना में युद्ध करा। जगह का नाम है अरास, पुणे के पास में पड़ती। ठीक है, तो अरास नामक स्थान पे ये युद्ध होता है और इसमें मराठा हार जाते हैं। मराठा हार जाते हैं। अंग्रेज आसपास के सॉल्सेट द्वीप जो उन्हें चाहिए था, बसीन और सॉल्सेट, उस पर अधिकार कर लेते हैं। अब इसी समय कुछ तूफानी होगा, क्योंकि बंगाल काउंसिल को जब पता चल गया था तो बंगाल काउंसिल ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया इस युद्ध में। और क्यों कर दिया? क्योंकि बंबई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल से पूछे लिया था। तो अब क्या करेंगे? बंगाल काउंसिल ने क्या करा? सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ। अब बंद नहीं हुआ तो गुस्सा आ गई भैया बंगाल सरकार को, है ना। बंगाल की जो सरकार है, काउंसिल है, उसने अब यह संधि राघोबा के द्वारा हस्ताक्षरित करी गई थी। कौन सी? सूरत की संधि। चूंकि राघोबा तो पेशवा है ही नहीं भैया, तो किस बेसिस पे आप हस्ताक्षर कर रहे हो उस संधि पे? सो भैया इसको माना नहीं गया और कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ गया इस संधि के कारण। इसलिए यहां पे समस्या का विषय है। तो मराठा शक्ति नहीं चाह रही थी कि अंग्रेजों से युद्ध हो या अंग्रेजों को कोई क्षति पहुंचे। हुआ भी ऐसे कि अंग्रेजों को क्षति नहीं पहुंची, मराठा सरकार हार गई या मराठा साम्राज्य के लोग हार गए। तो उनके आंतरिक मामलों में अंग्रेजों को कोई अभी फिलहाल तो शुरुआत समय पे कोई इंटरेस्ट था नहीं। और ये एक कारण और था कि रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध ये संधि करी गई थी, जो कि गलत है। तो बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का जब आदेश दिया, लेकिन युद्ध बंद हुआ नहीं। अब बंद नहीं हुआ तो भैया काउंसिल को अपनी इज्जत तो रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा? बंगाल से कर्नल अपटन को भेजा। कहां भेजा? पूना भेजा, मराठाओं से बातचीत करने। जैसे ही वो पहुंचे, युद्ध हो गया बंद। अच्छा, ये युद्ध कुछ समय के लिए विराम लगा, डोंट वरी, अभी बढ़ेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी तो 75 चल रहा है। ठीक है, सो पूना में अपटन और मराठाओं के बीच में बात हुई। बातचीत हो रही थी कि भैया एक काम करो, जब युद्ध बंद करना है सो जो राघोबा है जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है उसको हमें सौंप दो। अपटन ने कहा नहीं यार, उसको तो सौंप नहीं सकते, ये तो समस्या का विषय। अब इस बात पे हो गया मतभेद, किसके बीच में? मराठाओं और अपटन के बीच में, जो एक समस्या का विषय हो गया। ठीक है, सो अपटन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया और सॉल्सेट और बसीन जो जीत लिए थे अंग्रेजों ने, वो भी देने से मना कर दिया कि भैया वापस नहीं देना। तो भैया ये बातचीत जो थी वो यहीं खत्म हो जाती, इस पर विराम लग जाता और युद्ध फिर चालू हो जाता। युद्ध चालू होता है, मराठाओं ने इस बार लड़ाई करी, बाबर लड़ाई करी, हार गए। लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते। क्यों हार गए? क्योंकि यहां पे दुर्भाग्य था किसका? मराठाओं का, कि पेशवा का एक विद्रोही सरदार हुआ करता था जिसका नाम है सदाशिव। क्या नाम है? सदाशिव। उसने पेशवाओं के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर युद्ध चालू कर दिया मराठाओं के विरुद्ध। इसके कारण अब मराठा सेना दो मोर्चों पर नहीं लड़ पाई और भैया हार जाती है, अंग्रेजों से हार गई। 1 मार्च 1776 को इनको संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से, जिसको कहा जाता है पुरंदर की संधि। क्या कहा जाता है? पुरंदर की संधि, ये याद रखना है। हालांकि अभी तूफान ही होगा। पुरंदर की संधि में क्या क्या हुआ तो देख लेते हैं। अंग्रेजों ने राघोबा जिसके कारण युद्ध हो रहा, उसको बोल दिया कि भैया इनके लिए हमने युद्ध करा और हमारे पैसे लग गए इस युद्ध में। तो मराठा क्या करेंगे? अंग्रेजों को 12 लाख रुपया देंगे। कितना देंगे? 12 लाख रुपया देंगे। ठीक है भाई साहब, मान लिया। सूरत की संधि खत्म कर दी गई जो राघोबा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मराठाओं ने क्या करा? राघोबा को 3,15,000 रुपए का सालाना खर्च, यानी जिसको वार्षिक पेंशन कहा करते हैं, उसको देना भी स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई साहब, राघोबा कोई सेना नहीं रखेगा। ओके, गुजरात में जगह है कोपरगांव, वहां पे जाकर रहेगा। ठीक है भाई साहब, युद्ध में अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों को प्राप्त किया है, यानी सॉल्सेट, बसीन द्वीप, उनको भी क्या करेगा? अंग्रेज अपने पास ही रखेंगे। मराठा हार चुके थे, क्या कर सकते हैं, मान लिया। ठीक है भाई साहब, इस संधि पर मराठाओं की तरफ से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुखराम बापू। क्या नाम है? सुखराम बापू। और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल अपटन जो आए हुए थे, उन दोनों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, क्या कर सकते। लेकिन बंबई सरकार क्या है, यहां पे बंबई सरकार, वॉरेन हेस्टिंग्स, दोनों बंबई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि को नहीं स्वीकार करना चाहते थे। इसी बीच में क्या हुआ कि मराठाओं को मौका मिला और उन्होंने सदाशिव राय को पकड़ लिया। सदाशिव को पकड़ा और उसको पोत डाला, उसकी हत्या कर दी। तो अब मैटर ही खत्म। यहां पे जो सुखराम बापू हुआ कर रहे थे,
अंग्रेजों से निपटने के लिए अब मराठा तैयार हो गए और उसी समय एक अधिक स्थिति जो है थोड़ी सी जटिल हो गई। क्यों हो गई जटिल? क्योंकि 1778 में फ्रांसीसी राजदूत जो है वो मराठाओं के पास आए, जिनका नाम है सेंट लुविन फ्रांस। अच्छा, जब वो मराठाओं के पास आए तो भैया उन्हें भव्य स्वागत करा मराठाओं ने। किसका? सम्राट का पत्र लेके ये फ्रांसीसी राजदूत जब आया था। तो भैया ऐसे में क्या है, सम्राट का पत्र लेके आए तो वो जब भव्य स्वागत हुआ, अंग्रेजों ने जब वो आए थे अपटन, कर्नल अपटन, उनका इतना भव्य स्वागत किया नहीं था। तो अंग्रेजों को लगा कि यहाँ तो कुछ संधि हुई है भैया, तूफानी हो सकता है कुछ। तो भैया अब क्या ही कर सकते हैं, कोई विशेष स्वागत इनका नहीं किया था वॉटसन का, क्या करें। तो अफवाह ये फैलने लग गई कि मराठाओं और फ्रांसीसियों के बीच में कोई संधि हुई है और वॉटसन ने मराठा दरबार के एक मंत्री मुरोबा को अपनी ओर मिलाकर क्या कर दिया, नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। ये वही व्यक्ति हैं सुखराम बापू जिन्होंने पुरंदर की संधि में हस्ताक्षर किए हैं। और वो किसके सपोर्ट में हो गए? अंग्रेजों के साथ चले गए। तो संधि पे हस्ताक्षर तो सुखराम बापू के थे, तो चलेगी किसकी? सुखराम बापू की, क्योंकि नाना फडणवीस ने कहा था कि अधिकार है उनको। अब सुखराम बापू अंग्रेजों के पास जाते हैं और क्या करेंगे, गुप्त रूप से बंबई सरकार को एक पत्र लिख दिया जिसमें बोला कि राघव बा को हम क्या कहें, पेशवा बनाते हैं, हम सपोर्ट करेंगे आपका। तो बंबई सरकार ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हमारे पास खुद आ रहा है, तो इससे क्या होगा, युद्ध फिर चालू हो गया। ठीक है, क्योंकि फिर से युद्ध करेंगे तो संधि का उल्लंघन होगा नहीं। वही व्यक्ति तो आ रहा है जिसने हमारे साथ वो हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सो बंगाल काउंसिल ने क्या करा, वो बोली नहीं भैया ये फालतू की लड़ाई झगड़े मत करो यार, विरोध किया इस चीज का। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स को इस बार थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, उन्होंने कहा कि है लड़ लो। सो वॉरेन हेस्टिंग्स और बंबई सरकार, इन दोनों ने समर्थन कर दिया किस पे, इस युद्ध करने पे। सो मराठाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि फ्रांसीसियों से हमारी कोई संधि नहीं हुई है भैया, और वो व्यक्ति जो आया है वो भी जा रहा है, फ्रांसीसी राजदूत जो है सेंट लुविन, वो भी वापस जा रहा है। हेस्टिंग नहीं माने भैया। हेस्टिंग ने क्या करा, मार्च 1778 में बंबई सरकार को बोल दिया कि युद्ध कर लो भैया, तुम्हें पूरे अधिकार हैं युद्ध करने के। अब वो युद्ध होगा, कंटिन्यू चल रहा है वो युद्ध। बंबई सरकार ने कर्नल एग्टस, ये कर्नल एग्टस है, इनके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी मराठाओं से लड़ने के लिए। मराठा भैया तैयार तो बैठे ही थे कि लड़ेंगे और फोड़ेंगे, मराठा मरता ही या मारता है। तो उनने फोड़ डाला किसको, अंग्रेजों को। इनकी कर्नल एग्टस की सेना हार गई। अब जब इनकी सेना हारी तो दूसरे व्यक्ति आए, कर्नल काकवर्क। क्या नाम है, कर्नल काकवर्क। सो काकवर्क की नियुक्ति करी गई। और यहां पे क्या हुआ कि सुखराम बापू तो मिल गए थे अंग्रेजों से, तो अब अंग्रेजों में कोई नेतृत्व तो करेगा, नाना फडणवीस तो जाएंगे नहीं लड़ने, कौन जाएगा? तो इनके भैया महान व्यक्ति थे, मतलब महान इन द सेंस की कुशल सेनापति और व्यक्तित्व के धनी थे महादजी सिंधिया, और एक और थे मल्हार राव होलकर। ये याद रखना है आपको, यही लोग आगे जाके सिंधिया वंश स्टैब्लिश करेंगे, महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर साम्राज्य को स्थापित करेंगे अभी। ठीक है, सो ये क्या कर रहे थे, ये मराठाओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। कर्नल कॉकवैक की सेना आई, लड़ाई करी, ये लोग पीछे हटने लग गए। पीछे हटते हटते कहां है, पूना से 18 मील दूर पहुंच गए ये लोग, जहां तेलगांव है। तेलगांव के मैदान तक पहुंच गए। अंग्रेजों को लगा कि ये पीछे हट रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे इनके और चले गए। अब ये तो थी एक चाल, और इस चाल में फंस गए कौन, अंग्रेज। आगे जब इन्हें पता चला कि 19 जनवरी 1789 को तेलगांव में अंग्रेज जब पहुंचे, तो मराठाओं ने उन्हें तीनों तरफ से घेर लिया था। हैंड्स अप, हमने तुम्हें तीनों तरफ से घेर लिया और अब तुम बबर कुटोगे। और भैया बबर कुटे, इनकी हो गई बहुत तेज हार, बहुत तेज आक्रमण किया गया। मराठाओं ने तीनों ओर से युद्ध किया, भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में फिर अंग्रेज हार गए। और हार गए तो भाई साहब बेइज्जती हो गई। किसकी बेइज्जती हो गई, बंबई सरकार की बेइज्जती हो गई। अब बंबई सरकार की बेइज्जती हुई वो तो ठीक है, इन्हें संधि करनी पड़ेगी, और वही संधि भंवर अपमानजनक संधि थी, है ना। कब हुई वो संधि, 10 दिन बाद, 29 जनवरी 1789 को ये संधि होती है, जिसको बोला जाता है बड़गांव का समझौता। क्या बोलते हैं, बड़गांव का समझौता। और बड़गांव की संधि में क्या होगा, बड़गांव की संधि में भी कुछ तो होगा। अंग्रेजों ने क्या करा, राघोबा को मराठों के हवाले करने का बोला। मतलब अंग्रेजों ने नहीं, ऐसी संधि में लिखा था कि अंग्रेज क्या करेंगे, राघोबा को हमारे हवाले कर देंगे, मराठाओं के हवाले। और अंग्रेजों ने जिन जिन जगहों को जीता है, सॉल्सेट, बसीन वगैरह, वो सब मराठाओं को वापस कर देंगे।
ठीक है, अंग्रेज इन शर्तों को पूरा अगर नहीं करते हैं और जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी हमारे पास गिरफ्त में रहेंगे बंधक के तौर पर। किसके पास? मराठाओं के पास। बड़गांव का समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक समझौता हुआ करता था और वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, वो ऐसा एक कथन बताते हैं कि जब जब मैं इस संधि पत्र को पढ़ता हूं तब तब मेरा सर जो है वो भंवर बेशर्मी से नहीं शर्म से झुक जाता है। ठीक है, तो भैया वैसी शर्मनाक अपमानजनक संधि करेगा कौन? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो भैया वॉरेन हेस्टिंग मना कर देते हैं। क्या कर देते? मना कर देते। क्या कर देते? मना ही करेंगे ना, और क्या। तो भाई साहब समझौता स्वीकार नहीं करते वॉरेन हेस्टिंग, और फिर क्या करते हैं? एक और कर्नल गार्डर्ड के नेतृत्व में एक दूसरी सेना जो है भेज देते हैं। कहां? लड़ने के लिए। तो नाना फडणवीस को अंग्रेजों के आक्रमण की सूचना जैसे ही मिलती है, उनने क्या करा? उनने नागपुर के शासक जो हुआ कर रहे थे भोसले, ये मराठाओं के ही गुट के सदस्य थे जो बाद में अलग हो जाएंगे 5। तो नागपुर के भोसले, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के शासक हैदर अली से क्या किया? संधि करी, और इनने कहा कि अपन अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे, अंग्रेजों को फोड़ डालेंगे। तो अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना बना ली। अच्छा, अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग भी समझदार व्यक्ति है, हल्के पतले तो है नहीं, तो उनने कुछ कहानी में ट्विस्ट लाया। क्या ट्विस्ट लाया? कि नागपुर के भोसले जो हैं और हैदराबाद के निजाम जो हैं, इनसे कर ली उनने संधि। बड़गांव की संधि के बाद हेस्टिंग ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम, हैदराबाद के, नागपुर के भोसले, इनको मराठाओं से अलग कर दिया। कर्नल गार्डर्ड जो है ये भैया अहमदाबाद और बसीन पर अधिकार कर लेते हैं लड़के, और 1780 में बड़ौदा तक पहुंच जाते हैं। बड़ौदा में गायकवाड़ रहते थे। ये भी गायकवाड़ जो है ये मराठाओं के क्या है? सहयोगी हैं। सो बड़ौदा के शासक थे फतेह सिंह गायकवाड़, है ना। इनसे संधि कर ली। किसने संधि कर ली? वही कर्नल गार्डर्ड ने। अब इनसे संधि करी और पूना की ओर इनको लेके आ गए कि अपन चलो सब मराठाओं से भी जीतेंगे। तो पूना तक पहुंच गए। 3 अगस्त 1780 को इन्होंने ग्वालियर जीत लिया भैया, ग्वालियर का किला जीत लिया। क्या कर सकते हैं। इसके बाद सिप्री नामक स्थान पर, सिप्री नामक स्थान जगह का नाम है, सिप्री मतलब शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है वो है सिप्री। उधर महादजी सिंधिया और एक व्यक्ति और थे पोफम, इनको क्या कर दिया? युद्ध हुआ। पोफम अंग्रेज था, महादजी सिंधिया मराठाओं की तरफ से लड़ रहे, इनके बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में महादजी सिंधिया पराजित हो गए। तो अब बहुत गड़बड़ हो रही है एक प्रकार से। अब महादजी सिंधिया से संधि होगी। अब संधि होगी तो महादजी सिंधिया बड़े व्यक्ति है ना। तो 13 अक्टूबर 1781 को अंग्रेजों से संधि कर ली इसने, सिंधिया ने, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई। महत्वपूर्ण चीजें क्या? एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि ये सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों का। किस चीज को सपोर्ट करेंगे? कि महादजी सिंधिया अंग्रेजों के बीच और मराठाओं के बीच संधि करवाएंगे और उस संधि का पालन करवाने के लिए अपनी गारंटी खुद देंगे। कौन? महादजी सिंधिया। और इसी संधि को बाद में बड़ी मुश्किल से ये संधि होती है, इसी के साथ युद्ध खत्म होता है, जिसको सालवाई की संधि कहा जाता है। 81 तक ये हो चुका था। गुजरात में कर्नल गार्डर्ड और मराठाओं के बीच युद्ध चल ही रहा था। ब्रिटिश सेना इस दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस, इनने हैदर अली को, नाना फडणवीस ने क्या करा कि यार एक तरफ से बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो इसको कम कर देते हैं। तो क्या करा? हैदर अली तो साथ थे ही अभी मराठाओं के, हैदर अली से बोला कि तुम कर्नाटक साइड से युद्ध कर दो। तो हैदर अली चले जाते हैं, कर्नाटक में युद्ध करते हैं। तो अब अंग्रेजी सेना को बटना पड़ेगा। उससे क्या हो जाता है भैया? हैदर अली भंवर जीत जाते हैं कर्नाटक के प्रदेश, ठीक है, अंग्रेजों वाले। तो अंग्रेजों की हार होने लग जाती है, अंग्रेजों का मनोबल टूट जाता है। अब हेस्टिंग घबरा जाते हैं कि भैया अब क्या किया जाए, ऐसे में तो दिक्कत है। उन पे प्रेशर भी पड़ रहा था। तो हेस्टिंग चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी एक संधि हो जाए ताकि ये युद्ध खत्म हो। तो भैया हेस्टिंग ने एंडरसन को भेजा कहां? मराठाओं से बातचीत करने के लिए। बातचीत के दौरान हेस्टिंग ने एंडरसन को और नाना फडणवीस को पत्राचार किया। पत्राचार यानी पत्र वार्ता करी। उस पत्रों से समझ में आता है कि उन पे कितना प्रेशर था, कितना जल्दी वो चाह रहे थे कि क्या हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। तो भैया अत्यधिक व्यग्र दिख रहे थे वो इन पत्रों में। कौन? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अंततः 17 मई 1792 को क्या है? संधि हो जाती है, जिस संधि को कहा जाता है सालवाई की संधि। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ये संधि होती। तो क्या क्या हुआ इस संधि के परिणाम में देख लेते हैं। इनकी शर्तें जो थी वो क्या क्या थी कि थाने मतलब वो थाना वाला जो है, थाना मतलब वो पुलिस थाना नहीं, थाने मुंबई के पास वाला थाना, ये जो दुर्ग है ये हम किसको दे देंगे? अंग्रेजों को दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं।
अंग्रेजों ने बोला, अंग्रेजों को बोला कि राघोबा को अब आप उनका समर्थन नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा बढ़िया है, छोड़ देंगे भाई साहब, क्या ही कर सकते। मराठाओं ने बोला कि रघुनाथ राव जो राघोबा है उसको हम 25,000 रुपए का महीने का पेंशन देंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया, है ना। फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा के जिन क्षेत्रों को जीत लिया था अंग्रेजों ने, उन्हें वापस कर दिया गया। किसको? बड़ौदा के शासक को, गायकवाड़ शासक को। ठीक है, इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर ही क्या हुआ, हैदर अली जितने भी कर्नाटक वाले क्षेत्रों को उसने जीत लिया अंग्रेजों के, उनको वापस लौटा देगा। वह पेशवा, कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। कौन? हैदर अली। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सालवाई की संधि का महत्वपूर्ण महत्व क्या है कि इसके बाद 20 सालों तक, कितने सालों तक? 20 सालों तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। 20 सालों तक, यानी 82 में, ये संधि 82 में हुई है। कब हुई है? 17 मई 1782 में हुई है। तो 20 साल यानी कि 1802 में ही अब दूसरा युद्ध होगा। 20 साल तक युद्ध नहीं हो पाया, शांति बनी रही। लेकिन मौके की तलाश में तो अंग्रेज भी हैं, मराठा कमजोर हो चुके हैं और इनके गृह युद्ध चल ही रहे हैं। तो इसका फायदा होगा बहुत ही जल्दी, अब दूसरा युद्ध होगा। तो चलिए जल्दी चल देते हैं दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की ओर। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होगा? ये 1803 से 1806 में अब ये युद्ध हो जाएगा। 20 साल जैसे खत्म होते हैं, बात ही खत्म। ठीक है, तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होने से पहले वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1785 में वापस इंग्लैंड चले गए थे। फिर उन पे मुकदमा भी चला, बाद में आत्महत्या कर लेते हैं, छोड़ो क्या ही करना। हेस्टिंग्स के बाद मैकफर्सन जो है वो शासक बनते हैं, मतलब गवर्नर बनते हैं 1 साल के लिए, 85-86, और 21 महीने तक कार्यवाहक गवर्नर के रूप में ये कार्य करते हैं बंगाल में। लेकिन ये तो चले गए थे 86 के बाद। तो अब सितंबर 1786 में नए व्यक्ति आएंगे। ये भैया बहुत बड़े व्यक्ति हैं अंग्रेजों की तरफ से, बहुत इनका नाम है कॉर्नवालिस। ठीक है, सो इनको गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। कब? सितंबर 1786। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, बहुत सारी व्यवस्थाएं करी, हम सारी चीजें देखेंगे आगे चल के। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित कर दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि भारत में कंपनी जो है देसी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी। कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। देसी रियासतें जो कर रही हैं, रियासतें, आप नहीं जाओगे जबरदस्ती में हस्तक्षेप करने, तो ऐसी नीति का पालन करेगी। लेकिन कॉर्नवालिस जो है अच्छा व्यक्ति था, तो उसने जहां तक संभव हो पाया इस नीति का पालन कर दिया। बाद में वापस जाएगा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद। ठीक है, सो 1786 से ये भैया सितंबर 86 से 4 साल ये हो गए और 3 साल ये, 7 साल तक अब कॉर्नवालिस भारत में रहने वाला है। इसी के समय में कुछ हुआ तो है नहीं। क्यों? तो युद्ध अभी थोड़ी होगा, युद्ध तो आगे होगा ना। तो चलो भैया 1793 में जैसे ही कॉर्नवालिस गए, जॉन सोर आ जाएंगे गवर्नर जनरल। ठीक है, और अच्छे व्यक्ति थे, तो वही हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 2 साल बाद 95 में हैदराबाद के जो निजाम है और मराठा जो है, इनके बीच में युद्ध हो गया, जिसको खर्दा का युद्ध कहा जाता है। इस अवसर पर निजाम ने क्या करा, कोशिश करी कि अंग्रेज हमें सहायता देंगे, तो सहायता देने की प्रार्थना करी। लेकिन सर जॉन सोर ने बोल दिया कि नहीं भैया, अभी साफ सुथरा ऑर्डर है कि आपको हस्तक्षेप करना ही नहीं है, कुछ भी चले। ठीक है, तो निजाम को इन्होंने मना कर दिया। निजाम चटक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात। निजाम मराठाओं से पराजित हो गए और अपमानजनक संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। किसको? हैदराबाद के निजाम को। 98 में सर जॉन सोर चले जाएंगे, 5 साल बाद इनको वापस बुला लिया गया और इनकी जगह पे अब आ गए लॉर्ड वेलेजली। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्योंकि इसी के समय काल में अब युद्ध होने वाला है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने भैया बहुत सारी अलग अलग चीजें करी हैं। ये हस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं करेगा, ये युद्ध करेगा भाई साहब। ठीक है, तो अब हुआ ये कि सालवाई की संधि हो गई थी अपनी कब? 1782 में, है ना। इसके 20 वर्ष तक तो शांति बनी रही आपस में। ठीक है, लेकिन अंग्रेज मराठाओं से तो नहीं लड़ रहे थे, आस पड़ोस के छुटपुट शत्रुओं से निपट रहे थे। ठीक है,
मराठा भी यही कर रहे थे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी और दक्षिणी भारत में मराठाओं का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। इसी अवधि में महादजी सिंधिया जो है उनने भी अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और पेशवा की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि महादजी सिंधिया ने सिंधिया वंश एस्टैब्लिश कर लिया था। ग्वालियर का सिंधिया वंश आपने सुना होगा। तो उनके जो एस्टैब्लिशमेंट करता है या फिर जो संस्थापक है वो महादजी सिंधिया है, तो वो अलग हो गए थे मराठाओं से। उनकी शक्ति भी बढ़ रही थी, मराठाओं की शक्ति कम हो गई। माधवराव द्वितीय जो पेशवा थे उनके काल में नाना फडणवीस मराठा संघ के सर्वेसर्वा बन गए थे। 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की हो गई मृत्यु। कब की बात है? 1796 की बात है। अब आप सोचो भाई साहब कि कोई बड़ी बात तो है नहीं। 73 के आसपास ये बने थे और मतलब 23 साल ही जीवित रहे होंगे, 23-24 साल, और एक्सपायर हो गए माधवराव द्वितीय। तो अब बाजीराव द्वितीय जो हैं वो बनेंगे पेशवा। कब? 1796। बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बने तो फिर इनमें आपस में क्या हो गया? संघर्ष हो गया। फिर वही स्थिति हो गई जो तब माधवराव प्रथम मतलब नारायण राव और राघोबा के बीच वाली स्थिति थी। तो यहां पे अब बालाजी द्वितीय जो है वो बन जाएंगे पेशवा। बाजीराव द्वितीय ढंग का व्यक्ति नहीं था, अयोग्य शासक था और 13 मार्च 1800 में यानी 4 साल बाद ही नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती। अब जो सर्वेसर्वा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, कूटनीतिक राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, वो ही नहीं रहा। वो संरक्षक का काम कर रहा था। अब बाजीराव द्वितीय क्या ही करेंगे, क्योंकि वो तो योग्य है नहीं। योग्य होते तो संभाल लेते, वो अयोग्य व्यक्ति है। तो अब ऐसी स्थिति में नाना फडणवीस के जीवित रहने तक क्या होता है? मराठाओं में एकता बनी रही। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मराठा जो सरदार थे अलग अलग, वो आपस में ही लड़ना चालू हो जाते हैं। 2 मराठा सरदार कौन कौन से? ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया और इंदौर के शासक मल्हारराव होलकर के पुत्र जसवंत राव होलकर। ये दोनों क्षेत्रों पे मतलब ये था तो मराठा संघ, लेकिन ये लोग अब अलग हो जाएंगे, है ना। महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक हैं ग्वालियर में। उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आ गए? दौलतराव सिंधिया। और मल्हारराव होलकर के उत्तराधिकारी के रूप में जसवंत राव होलकर आ गए। इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई कि पेशवा पर प्रभाव किसका होगा, क्योंकि नाना तो अब रहे नहीं। अब नाना नहीं रहे तो क्या? पेशवा बाजीराव द्वितीय अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए वह किसी शक्तिशाली मराठा जो सरदार है उसका संरक्षण चाह रहा। दौलतराव सिंधिया के संरक्षण में वो चला जाता, क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली होते चले जा रहे थे। अब इससे क्या होगा? गुस्सा आ जाएगी। किसको गुस्सा आ जाएगी? होलकर को। बाजीराव और सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध क्या कर दिया? लड़ाई का बिगुल बजा दिया। इसके लिए तो और अब गुस्सा आ गई किसको? होलकरों को। अब होलकर क्या करेंगे? 1802 के प्रारंभ में सिंधिया और होलकर के बीच में युद्ध हो चुका था। जब होलकर मालवा में सिंधिया की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे तो पूना में पेशवाओं ने होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? बिट्टू जी की। अब इनकी हत्या करवा दी। होलकर बेचारे वैसे ही अभी कमजोर स्थिति में है और आपने और हत्या करवा दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? गुस्सा तो आएगा ना। तो बस होलकर अपने भाई का बदला लेने के लिए जाएंगे लड़ने पूना की ओर। और पूना की ओर जाते समय बीच में ही पूना में होलकर और पेशवा और सिंधिया इकट्ठे रहेंगे और होलकर की सेना रहेगी। इसने क्या किया? होलकर ने इन दोनों को हरा दिया और पूना पर प्रवेश किया। होलकर ने क्या करा? राघोबा जो चल रहे थे ना, जिनके कारण पहला युद्ध हुआ था, तो राघोबा तो नहीं रहे, उनके दत्तक पुत्र थे अमृत राव। उन अमृत राव के बेटे थे विनायक राव। इन विनायक राव को घोषित कर दिया कि अब हम पेशवा किसको बनाएंगे? विनायक राव को पेशवा बनाते हैं। तो पेशवा इससे और घबरा गया। कौन पेशवा था भैया? बाजीराव द्वितीय। अब वो भागेगा, कहां भागेगा? बसीन द्वीप में भागेगा। वहीं जैसे राघोबा भागे थे सूरत, ये बसीन भाग गए और अंग्रेजों की बस्ती में पहुंच गए। बसीन में बेलेजली के पास पहुंचे कौन? बाजीराव। और बेलेजली से प्रार्थना करी कि उन्हें फिर से पेशवा बनाया जाए, आप सहयोग करें हमारा। बेलेजली को तो मौका चाहिए था और मौके पर चौका मारेंगे वो। तो भाई साहब
बेलेजली ने भारत में जो कंपनी की सर्वोपरि सत्ता थी उसको बनाना चाह रहा था। कहने का मतलब यह है कि सर्वे सर्वा अभी तक जो मराठा चल रहे थे, अब कौन है, बंगाल में तो हो ही गया था, पूरे भारत में शासक वर्ग जो बनना चाहिए वो कौन होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। ऐसा बेलेजली की सोच थी कि भारत में कंपनी ही सर्वे सर्वा होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो बाकी की शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो इस शक्ति को नष्ट करने के लिए अभी सबसे शक्तिशाली मराठे ही हैं जिन्हें नष्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये प्रतिद्वंदी हैं, तो मराठाओं की राजनीति में उनने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जबकि यह हस्तक्षेप की नीति हुई थी लेकिन नहीं मानी, और वह वैसे भी मौका तो ढूंढ ही रहे थे। पेशवाओं ने जब प्रार्थना करी बाजीराव द्वितीय ने, तो बेलेजली को वो अवसर मिल जाता है और बेलेजली क्या करते हैं, पेशवा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शर्त पर, वो शर्त थी कि अगर वह सहायक संधि स्वीकार करें। तो बेलेजली ने सहायक संधि चालू करवाई है। मतलब वैसे तो फ्रांस में डुप्ले ने करवाई थी, लेकिन अगेन फ्रांस में मतलब फ्रांसीसी व्यक्ति विशेष में, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों में सहायक संधि का जनक बेलेजली को कहा जाता है। सो बेलेजली ने सहायक संधि करी कि हम तुम्हें सहायता प्रदान करेंगे, हमारी सेना तुम वहीं रखोगे, सारा खर्चा पानी तुम उठाओगे और हम व्यवस्था कराएंगे तुम्हारी, हम तो है तुम्हारे सपोर्ट में। पेशवा मान जाता कि हाँ ठीक है। तो इस संधि या इस शर्त पर पेशवा से वो क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, इस शर्त को मान लेते हैं पेशवा। और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। बसीन की संधि जिसको कहा जाता है, ये दिसंबर 1802 में हो रही है, यानी लड़ाई 3 में चालू होगी। ठीक है ना, तो बहुत शानदार। अब यहाँ पे जो बसीन की संधि हुई थी, क्या क्या उसमें शर्तें रखी गई थी, वो ये थी, किस किस के बीच में हुई, बेलेजली और बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो भैया शर्त यह थी कि पेशवा अपने राज्य में क्या करेंगे, सहायक संधि के तहत 6000 अंग्रेज सैनिकों की एक सेना रखेंगे। और इस सेना का पूरा खर्च कौन है, जितना भी खर्च लगता है, 13 लाख नहीं 26 लाख रुपए। ठीक है, तो 26 लाख रुपए का जो वार्षिक खर्चा है वो अंग्रेजों को देंगे। ठीक है, पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया और भारतीय और अंग्रेज पदातियों की सेना को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। ठीक है, पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी दूसरे यूरोपीय व्यक्ति को, मतलब अंग्रेजों के अलावा, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो कोई भी हो, डच हो, डेनिश हो, स्पेनिश हो, कोई भी हो, उनको नहीं रखेंगे। पुर्तगाली किसी को नहीं रखेंगे। ठीक है, सो उनको नियुक्ति नहीं देंगे और ना ही अपने राज्य में रहने की अनुमति देंगे। पेशवा मान गया। पेशवा ने सूरत में कंपनी जो है, कंपनी को सूरत नगर फुलटू दे दिया। ठीक है भैया, पेशवा ने निजाम से, निजाम जो थे वो हैदराबाद के हुआ करते थे, है ना, और सरदेशमुखी चार्ज लगता था, चौथ का टैक्स ये लोग लेते थे मराठा लोग, है ना। सो वो चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। अब ये चौथ का टैक्स कौन लेंगे, निजाम से अंग्रेज लेंगे। विदेशी मामलों के अधीन कर दिया किसको, मराठाओं को। जो विदेशी मामले हैं वो कंपनी से ही डिस्कस करने पड़ेंगे आपको, उनके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, पेशवा जो निजाम और गायकवाड़ के साथ झगड़े हैं उनको क्या करेगा, निपटारा करने का काम भी किसको देगा। अगर मान लो निजाम से कोई झगड़ा होता है या गायकवाड़ कहां पे थे, नागपुर में, नहीं बड़ौदा में थे, है ना, नागपुर में तो भोसले थे। तो इनका कभी कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो वो भी कंपनी ही सॉल्व करेगी। तो ठीक है भैया, मान लिया। भविष्य में किसी राज्य के साथ कोई युद्ध करेंगे, कोई संधि करेंगे या कोई भी पत्र व्यवहार अगर आप करते हैं किसी भी राज्य के साथ भविष्य में, तो वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। ये सारी सहायक संधि की शर्तें थी जो बसीन की संधि में बेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई। और सारी की सारी शर्तें कौन मान जाएगा, बाजीराव मानेगा, क्योंकि उसको पेशवा बनना है भाई, है ना। सो बस बसीन की संधि के बाद मई जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में फिर से पेशवा बना दिया गया। संधि पर हस्ताक्षर करे थे और अब तो सपोर्ट करेंगे अंग्रेज, पेशवा बना दिया फिर से किसको, बाजीराव द्वितीय। लेकिन बसीन की संधि से जो मराठा सरदार थे बाकी के, ये तो पेशवा है, सरदार तो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग मतलब ये सारी इनकी ही तो मान मर्यादा है, पेशवा का क्या ही है। तो उनको क्या है, थोड़ा सा जो ईगो है वो हर्ट हो गया कि यार भैया अपनी तो बेइज्जती सी हो गई है। सो उनको बुरा लग गया क्योंकि पेशवा ने मराठाओं की इज्जत को और उनकी स्वतंत्रता को बेच दिया था। मराठा सरदार इससे क्या है, गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने पारस्परिक वैमनस्य को
बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक होने का प्रयास किया, जिसमें सिंधिया, भोसले ये तो इकट्ठे हो गए, लेकिन होलकर से तो सिंधिया की भी लड़ाई चल रही थी, गाय कबाड़, ठीक है। लेकिन सिंधिया व होलकर की शत्रुता अभी अभी ताजा थी, तो क्या कर सकते हैं, इसलिए अंग्रेज विरोधी संघ में वह शामिल होने से इनकार कर देते हैं। कौन? होलकर। तो इस प्रकार केवल सिंधिया और भोसले ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे इस दूसरे युद्ध में, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं। जब बेलेजली ने इसकी सूचना मिल जाती है तो 7 अगस्त 1803 को मराठाओं के विरुद्ध वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और एक सेना, बेलेजली का भाई था आर्थर बेलेजली, और दूसरी सेना जनरल लेक के नेतृत्व में 2 सेनाएं जो है मराठाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। अब भैया ठीक है, युद्ध होगा। आर्थर बेलेजली ने सबसे पहले अहमदाबाद पर विजय प्राप्त करी, उसके बाद अजंता एलोरा जीत लिया, उसके पास असाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोसले की सेना को हरा दिया। असीरगढ़ और अरगांव, इन युद्धों में भी मराठाओं को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अरगांव में पराजित होने के बाद 17 सितंबर 1803 को भोसले जो थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि करी, जिसको बोलते हैं देवगढ़ की संधि। ये रुक गए यहीं पे। इस संधि के अंतर्गत भोसले ने बेलेजली की भी सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। पेशवा ने तो कर ही लिया था, अब भोसले ने भी कर लिया। केवल एक शर्त थी कि राज्य में कंपनी की सेना जो रखेंगे उसको क्या है, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें सेना नहीं चाहिए, बाकी सब। तो बेलेजली ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। इस संधि के अनुसार कटक और वर्धा ये नदी हैं, इनके आसपास के क्षेत्र किसको मिलेंगे, अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। तो ठीक है। जनरल लेक, वो तो आर्थर बेलेजली था जिनने भोसले को हरा दिया। अब जनरल लेक क्या करेंगे, उत्तर भारत की विजय यात्रा आरंभ करी। सबसे पहले अलीगढ़ पर अधिकार किया, उसके पास दिल्ली पर, फिर पहुंच गए भरतपुर, और भरतपुर के शासक से सहायक संधि कर ली। किसने? जनरल लेक ने। भरतपुर से वह आगरा की ओर बढ़ा और आगरा पर अधिकार किया, और लास्ट में लासबाड़ी पर सिंधिया की सेना को पूर्णतः पराजित कर दिया। तो आर्थर बेलेजली ने किसको आपके भोसले जो थे उनको हराया, और नागपुर और नीचे वाला क्षेत्र, और सिंधिया को उत्तरी क्षेत्र में हरा दिया। अब बस क्या है, तो सिंधिया से भी संधि होगी, है ना। सो सिंधिया से संधि करना उचित समझा। 30 सितंबर 1803 को इन्होंने सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। सिंधिया और जनरल लेक के बीच में ये संधि हुई। इस संधि में सिंधिया ने क्या किया, दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ौच, अहमदनगर का किला, दुर्ग के कुछ जिले, जयपुर और जोधपुर, ये सभी अंग्रेजों को दे दिया। क्या उनके अधिकार क्षेत्र में दे दिया। क्या ही बचा अब जीवन। कंपनी की सेना को भी अपने राज्य में रखना स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों ने सिंधिया को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया, जो अब हमेशा चलता रहेगा। हमेशा के लिए सिंधिया क्या है, अंग्रेजों के साथ हो गए। ठीक। सिंधिया और भोसले बसीन की संधि को भी स्वीकार कर लिया, जो बसीन की संधि हुई थी ना, अरे पेशवा के साथ। इन विजयों से बेलेजली की खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई भैया, और उसने घोषणा करी कि युद्ध के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, और इससे सदैव शांति बनी रहेगी। कहां बनी रहेगी सदैव शांति? मराठा क्षेत्रों। लेकिन ये होगा क्या? बेलेजली का कथन सही नहीं निकला, क्योंकि यह शांति जल्दी ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि होलकर बचे ना अभी, तो होलकरों से युद्ध होगा। मराठा राज्य का प्रमुख स्तंभ होलकर हुआ कर रहे थे, जो अभी तक इन घटनाओं के प्रति उदासीन थे। उनने कहा ना हमें उधर देखना ना उधर, अपन शांति से जाए। सिंधिया और भोसले ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो सिंधिया भोसले नहीं बचे। गायकवाड़, होलकर और पेशवा, तो पेशवा तो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे, तो गायकवाड़ बचे। गायकवाड़ भी लगभग अंग्रेजों के साथ ही थे, बस होलकर बचे थे। सो भैया अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय होलकरों ने लिया, और युद्ध होगा अप्रैल 1804 में। क्योंकि मराठा संघ हुआ कर रहा था, याद रखना, किसी एक को नहीं हराना है, सबको हराना है, तभी तो मराठाओं से जीतेंगे। तो भैया सबसे पहले राजपुताना में कंपनी के जो मित्र राज्य थे उन पर आक्रमण किया होलकरों ने सबसे पहले, और अंग्रेजों के लिए उनने मतलब एक प्रकार से समस्या पैदा करना चालू कर दी। बेलेजली ने क्या किया, कर्नल मानसन को भेजा, उनकी सेना को भेजा, मतलब उनके नेतृत्व में एक सेना भेजी। कर्नल मानसन राजपुताने में गए, घुस गए, और कोटा के निकट इन दोनों का युद्ध होगा। क्या नाम है? मुकंदरा के दर्रे के पास। ठीक है।
मानसन को होलकरों ने पराजित किया, अगार की ओर लौटे, मानसन भाग गए। उसके बाद होलकर भरतपुर पहुंचे, उधर आक्रमण किया और वहां के शासक से संधि करी। हालांकि भरतपुर के शासक अंग्रेजों से पहले ही संधि कर चुके थे, लेकिन अंग्रेजों की संधि को ठुकरा दिया किसने? भरतपुर के शासक ने। और यहां पे होलकरों का समर्थन कर दिया। किसने? भरतपुर के शासक ने। होलकर यहां से कहां पहुंचे? दिल्ली की ओर, और दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। दिल्ली पर लेकिन जीत नहीं पाए, अधिकार नहीं कर पाए। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। दिल्ली पर होलकरों के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने जनरल मूरे को होलकर की राजधानी कहां भेज दिया? इंदौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब ये समस्या का विषय है, जब आपके घर में ही मतलब अटैक हो जाएगा तो आपको बचाना तो पड़ेगा, तो वापस आना पड़ेगा। तो यही हुआ, मूरे ने इंदौर पर अधिकार किया और होलकरों को जब पता चला कि इंदौर का पतन हो रहा है तो इंदौर की ओर भागेंगे। रास्ते में डींग जगह का नाम है, वहां पर ब्रिटिश सेना ने क्या किया? उन्हें घेर लिया था, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब इसके बाद फर्रुखाबाद में होलकरों को पराजित किया और पंजाब की तरफ होलकरों को भगा दिया। होलकर की जो शक्ति थी, अब चूंकि वो तितर बितर हो चुकी थी, वो घबरा चुके थे और हार चुके थे, तो उनका मनोबल कम हो गया था। इस तरह उनकी जो शक्ति है उसको कुचल डाला किसने? अंग्रेजों ने। तो अब क्या ही कर सकते हैं। भरतपुर के शासक ने होलकरों का समर्थन किया था, तो अंग्रेजों से पहले संधि कर ली थी, उसको तोड़ दिया था, और अब होलकरों को समर्थन किया, होलकर को भी हरा दिया, तो भरतपुर का नंबर है। सो भरतपुर जो जनरल लेक हैं, उन्होंने भरतपुर के दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 6 जनवरी से 21 फरवरी 1805 के बीच तक 4 बार फोड़ाफाड़ी करी, आक्रमण करे। सफलता मिली नहीं, क्योंकि भरतपुर का किला बहुत ही अवैध किला है। अप्रैल 1805 में भरतपुर के राजा से शांति प्रस्ताव की, मतलब शांति संधि करी कि भैया अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप भी उनका सपोर्ट नहीं करना, हमारा भी नहीं करना। लेकिन यह बहुत बड़ी भूल थी किसकी? जनरल लेक की, कि भरतपुर में वह उलझा रह गया। अगर लगे हाथ होलकरों से निपट लिया होता तो भरतपुर स्वतः ही बाद में अंग्रेजों की अधीनता में आ जाता, लेकिन वो अब स्वतंत्र हो गया। तो इस मूर्खता से होलकर की शक्ति को पूरा नष्ट नहीं कर पाए आप, और भरतपुर पर भी अधिकार नहीं कर पाए, तो ये तो मतलब गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो इस असफलता के कारण ब्रिटिश सरकार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चिंता व्यक्त करी, और ये चिंता पहुंची कहां पे? इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट हुआ कर रहे थे उस समय। सो पिट ने बेलेजली की कटु आलोचना करी और बेलेजली को वापस बुला लिया गया। उससे पहले उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, तो त्यागपत्र दे दिया और भैया द्वितीय विश्व युद्ध बोल रहा हूं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब भैया 1805 हो गया, अब तृतीय और फाइनल युद्ध होने वाला है। कैसे होगा, क्या होगा? सो ये 1817 और 1818 के बीच में 1 साल युद्ध चलता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसको कहा जाता है। 2 युद्ध हमने बहुत अच्छे से देख लिए। बेलेजली की हो गई बेइज्जती। ठीक है, अब कुछ समय माहौल ठीक रहा, 5 से 17 मतलब 12 सालों तक लगभग। अगस्त 1805 में बेलेजली जब भारत से चला जाता है, तो उसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फिर से वापस भारत आते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में गाजीपुर में उनकी हो जाती है मृत्यु। किसकी? कॉर्नवालिस की। अतः इसकी जगह पे जॉर्ज वार्लो को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कॉर्नवालिस और जॉर्ज वार्लो देसी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करते थे, किया उन्होंने, और मराठों के प्रति उदारता की नीति भी इनने अपनाई। इससे क्या हुआ कि 22 नवंबर 1805 को सिंधिया से फिर से एक नई संधि करी गई, जिससे उसे ग्वालियर, गोहद, ये जो दुर्ग है वो दे दिए, और उत्तरी चंबल का भूभाग भी वापस कर दिया गया, दिल्ली लेने दिया। कंपनी ने राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का विचार भी त्याग दिया कि अब राजपूत क्षेत्र नहीं लेंगे, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है नहीं लेंगे, और राजपूत राज्यों पर फिर से मराठाओं का प्रभाव स्थापित हो गया। तो अब ये भूल है, मतलब फिर से ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं। कौन? अंग्रेज बढ़ा रहे हैं, मराठा बढ़ा रहे हैं, है ना। सो इसी प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ भी संधि करी 1806 जनवरी में, और उनके अधिकांश क्षेत्रों को लौटा दिया। 1807 में नए गवर्नर जनरल बने लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो थोड़े से ठीक व्यक्ति थे, उन्होंने भी वही सेम नीति का पालन किया, हस्तक्षेप की नीति। इन तीनों नीतियों के फलस्वरूप क्या हुआ कि मराठाओं ने फिर से अपने आप को संगठित कर लिया। और एक और थे पिंडारी। ये पिंडारी
लोग बहुत परेशान कर रहे थे, लूटपाट करने का काम करते थे। तो पिंडारी भी जो हमेशा से सहयोगी थे मराठाओं के, वो भी क्या है, शक्ति बढ़ा रहे थे अपनी। तो भैया वो शक्ति बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग थे, ये हेस्टिंग्स दूसरे हैं ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के जब वापस भारत आया तो उसने सबसे पहला काम करा पिंडारियों को खत्म करने का। ठीक है भैया। सो मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त करके राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से हेस्टिंग्स जो है वो भारत आए भैया, गवर्नर जनरल बन के। इसी चीज को इन्होंने शुरू किया और सबसे पहले पिंडारियों का दमन करा। क्यों? क्योंकि उसको यह लगता था कि पिंडारियों से युद्ध करने से क्या हो जाएगा कि वह 1816 को में भोसलों के साथ और 1817 में सिंधिया के साथ उसने क्या किया, समझौता कर लिया। किसके लिए? कि पिंडारियों को खत्म करना है। सो इन दोनों से समझौता करके उन्हें अपने साथ मिला लिया, पिंडारियों को अलग कर दिया। सो पिंडारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों का समर्थन देने का वादा सिंधिया और होलकर दोनों ने किया। क्यों? क्योंकि हस्तक्षेप की नीति के तहत उनके राज्य लौटा दिए गए थे। तो भैया वो खुश थे अंग्रेजों से, अब क्या ही कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भैया, हम क्या करते हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे पिंडारियों को दबाने में। तो सिंधियाओं ने क्या करा, चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राज्यों में अपना प्रभाव हटा दिया। किसने? अंग्रेजों ने, कि भैया चलो ठीक है। अब तीसरा युद्ध जो होगा वो क्या होगा, शुरू होगा बसीन की संधि जो करी थी। बसीन की संधि पेशवा द्वितीय के साथ करी थी, है ना, बाजीराव द्वितीय के साथ, पेशवा द्वितीय नहीं, बाजीराव द्वितीय के साथ, है ना। पेशवाओं और अंग्रेजों की अधीनता पेशवाओं ने स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब वो चाह रहे थे कि हम इससे मुक्त हो जाए। तो वो पूरी कोशिश में अपने आप को पुनर्संगठित करते चले जा रहे थे। इसके लिए पेशवा ने क्या करा, सिंधिया, होलकर, भोसले फिर से ये गुट तैयार कर रहे हैं, अपना गायकवाड़ भी बचे, है ना। सो इन तीनों से गुप्त रूप से बातचीत स्टार्ट करी। पेशवा ने अपनी सैनिक शक्ति को भी सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। इस समय पेशवा जो है और गायकवाड़ है, गायकवाड़ और पेशवा के बीच थोड़ी खींचतान चल रही थी, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इस संबंध में बातचीत करने के लिए गायकवाड़ का एक मंत्री था गंगाधर शास्त्री, इसने गड़बड़ कर दी। गंगाधर शास्त्री ने अंग्रेजों के संरक्षण में ये आए चर्चा करने के लिए पेशवा से पूना। पेशवा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ का सहयोग चाहता था, लेकिन गंगाधर क्या है, अंग्रेजों का मित्र था। कौन? ये गंगाधर शास्त्री शक्तिमान नहीं है, ये याद रखना, है ना, ये अलग है। सो इनका अच्छा मित्र था, अतः उसने पेशवाओं से सहयोग जो मिलना था, पेशवा को सहयोग देने का जो वादा करना था वो नहीं किया, इनकार कर दिया कि नहीं भैया हम अंग्रेजों के खिलाफ आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अब पेशवाओं को जो विश्वसनीय मंत्री है त्रियंबक ने धोखे से गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी और ये अंग्रेजों को मौका मिल गया लड़ाई करने का, क्योंकि मित्र था। किसका मित्र था? अंग्रेजों का मित्र था गंगाधर शास्त्री। और त्रियंबक जी ने मृत्यु मतलब हत्या करवा दी। तो अब ऐसी कंडीशन में समस्या होगी। तो पूना दरबार में जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ कर रहे थे, एल्फिस्टन नाम था उनका, क्या नाम था? एल्फिस्टन त्रियंबक जी से 36 का आंकड़ा चल रहा था और त्रियंबक ने अपनी मर्जी से क्या करा, ऐसे व्यक्ति को, चूंकि वो अंग्रेजों के संरक्षण में पूना आया था, तुमने उसकी हत्या करवा दी, तो अंग्रेजों पे आरोप लगेगा कि बताओ कैसी सुरक्षा करी है तुमने। एल्फिस्टन से लड़ाई थी त्रियंबक जी की, तो भैया अब एल्फिस्टन चूंकि रेजिडेंट हुआ कर रहा था, उसकी बात मानना भी जरूरी था, सहायक संधि थी क्योंकि अंग्रेजों के साथ। तो एल्फिस्टन ने मांग रखी पेशवा से कि भैया ये त्रियंबक जी को जो है बंदी बनाओ और अंग्रेजों को सुपुर्द कर दो। अच्छा, पेशवा भी मौका तो चाह ही रहे थे लड़ाई करने का। त्रियंबक जी ने अच्छा तो किया ही था, गलत तो किया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो सहायता मांग रहे थे गायकवाड़ से, उसने मना कर दिया, तो वो तो गलती करी, तो वो इधर सपोर्ट करेंगे। पेशवा ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ 11 सितंबर 1815 को त्रियंबक जी को क्या करा, अंग्रेजों के हवाले तो कर दिया और त्रियंबक जी को बंदी बनाकर थाना मतलब वो थाने भेज दिया गया। लेकिन एक साल बाद त्रियंबक जी का है भागने में सफल हो गए, भाग लेते हैं। इससे क्या हुआ, एल्फिस्टन पेशवा पर यह आरोप लगाता है कि भैया आपने मदद की होगी त्रियंबक जी को भगाने में, तभी तो वो भाग पाए। अब ऐसे फालतू के आप इल्जाम लगाओगे तो पेशवा सुन लेगा क्या? बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो बस एल्फिस्टन ने पेशवा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से
पेशवा पर एक नई संधि करने हेतु दबाव डाला और धमकी दी कि अगर वह नई संधि करने पर सहमत नहीं होता है तो उसको पेशवा की मनसब से हटा दिया जाएगा। पेंशन वगैरह तो यही लोग तय करते थे ना। तो भैया डर के क्या करेंगे, 13 जून 1817 को पेशवा ने क्या करा, नई संधि, जिसको बोला जाता है पूना की संधि, ये कर ली कि यार पेशवा के मनसब से हट गए तो फिर बचा ही क्या जीवन में। सो इस संधि के अनुसार पेशवाओं ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। अभी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, पेशवा हुआ करते थे। मराठा संघ 5 लोगों का संघ था, हमने बताया आपको, जिसमें गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया और इन सब के हेड कौन, पेशवा। ये 5 लोगों का संघ होता था जिसे मराठा संघ कहते थे। उसका अध्यक्ष अभी कौन था, पेशवा हुआ करते थे। तो इस संधि के तहत पेशवा अध्यक्ष पद जो था मराठा संघ का, उसको त्यागने का बोल दिया। और क्या बोला, जो सहायक सेना है उसका खर्च बढ़ा के 33 लाख रुपए, पहले कम था 26 था, 33 लाख रुपए कर दिया। और वो क्षेत्र जो है जिससे वो भूभाग से जो आय प्राप्त होती है उतना अंग्रेजों को देना पड़ गया। नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उसमें राज्य के सभी भूभाग अंग्रेजों को सौंपने पड़ गए, लेकिन त्रियंबक जी को अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया जाए ऐसा भी उन्होंने बोला था। उस समय त्रियंबक जी जो है अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में उनका परिवार था। तो अंग्रेज मान गए कि चलो त्रियंबक जी नहीं तो उनका परिवार रहेगा, तो उस डर से त्रियंबक जी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से बातचीत यानी पत्र व्यवहार नहीं करेंगे, ये भी मान गए। अब यार इतनी सारी बातें मान लोगे तो फिर इज्जत तुमने फलूदा करवा दिया। यद्यपि सभी मराठा सरदार अंग्रेजों से अपमानजनक संधियां पहले ही कर चुके थे, लेकिन सिंधिया व्यवस्था के कारण उन्होंने यह संधि करी थी और वह चाहते थे कि मुक्त हो जाए। पेशवा भी पूना संधि के अपमान से गुस्से में थे, आग में जल रहे थे, आग बबूला हो रहे थे और जब मौका मिलेगा तभी तूफानी करने के सोच रहे थे। सो जिस दिन सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी, कब, 1817 में नवंबर के दिन, उसी दिन पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन, उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और एल्फिंस्टन जैसे तैसे जान बचाकर भागे और पूना से 4 मील दूर पहुंचे, कहां, किरकी नामक स्थान पर। इस स्थान पर पहुंचने पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सैनिक छावनी में उन्होंने शरण ली और पेशवा ने किरकी पर भी धावा बोल दिया। पेशवा हार गए हालांकि और सतारा की ओर भागे और 1817 नवंबर में पूना पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और बस जैसे ही अधिकार हुआ तो अब युद्ध चालू होगा। पेशवा द्वारा युद्ध आरंभ कर दिए जाने पर कुछ मराठा सरदारों ने भी युद्ध चालू कर दिया, निश्चय कर लिया कि हम भी लड़ेंगे और क्या ही है। नवंबर 1817 में अप्पा साहब भोसले, ये भोसले साहब थे, उन्होंने नागपुर के पास सीताबंदी जगह पर अंग्रेजों से युद्ध किया, वो भी हार गए। उसके बाद दिसंबर 1817 में नागपुर के युद्ध में फिर से हार गए, कौन, अप्पा साहब भोसले, ठीक है, और भाग के पंजाब चले गए। अच्छा, ये पंजाब का किस्सा भी आगे जब हम पंजाब वाला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पंजाब से भागकर जोधपुर चले गए। जोधपुर के राजा थे मानसिंह। तो मानसिंह ने अंग्रेजों का वैसे विरोध करके रखा हुआ था, तो अप्पा साहब को शरण दे दी और 1840 में अप्पा साहब जोधपुर में ही उनकी मृत्यु हो गई। मैटर ही खत्म है। मतलब आपने नागपुर पे भी जीत लिया, पूना भी जीत लिया अंग्रेजों ने, अब क्या करें। होलकर की सेना बची है, सो होलकर की सेना भी लड़ाई करेगी 21 दिसंबर 1817 को और महिदपुर के मैदान में बहुत ही भीषण युद्ध होगा, जिसमें होलकर की सेना भी हार जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, संधि करेंगे जनवरी 1818 में मंदसौर की, ठीक है। इसी के अनुसार होलकर ने सहायक संधि फिर स्वीकार कर ली। अब कुछ हो ही नहीं सकता। राजपूत राज्यों से अपने अधिकार त्याग दिए। बूंदी वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला, उसके पहाड़ी इलाके और उसके उत्तर के सभी प्रदेश कंपनी को दे दिए इस संधि के अनुसार, और होलकर भी कंपनी के गुलाम बन गए। सिंधिया बनी गए थे, होलकर बनी गए हैं, भोसले बनी गए हैं, गायकवाड़ बनी गए हैं, पेशवा बनी गए हैं। बचाई क्या है भाई साहब, तो अब बस मराठा खत्म। अब अंग्रेजों ने पेशवाओं की ओर ध्यान दिया, अकेले यही बचे हैं, तो अंग्रेजों ने पेशवाओं के विरुद्ध भी एक सेना भेजी और जनवरी 1818 में कोरगांव के युद्ध में क्या हुआ, लड़ाई होगी। और फरवरी 1818 में अस्टी के युद्ध में पेशवा, ये दोनों तरफ बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। फाइनली 1818 की मई में अंग्रेजों के साथ सामने आत्मसमर्पण पेशवा भी कर देते हैं, कुछ बचा ही नहीं है। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा को 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई।
कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, जो अभी 1857 की क्रांति में, अभी मजा आएगा आपको, है ना। पेशवा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा छोटा सा राज्य था जहां पे शिवाजी के वंशज थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के, है ना, प्रताप सिंह, उनको दे दिया गया। और पेशवा के जो मंत्री थे त्र्यंबक जी, उनको कारावास में डाल दिया, आजीवन कारावास, ठीक है, चुनार के किले में भेज दिया गया। इसी प्रकार से फाइनली लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या करा, पिंडारियों का दमन किया। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, पेशवा, सबको भैया खत्म करके मराठा शक्ति को ही समाप्त कर दिया। अब क्या ही बचा है, जीवन बचा है क्या कुछ? मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। और इसी के साथ मराठा समाप्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैसूर संबंध पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।